एवरीवन, आई होप आवाज आ रही हो. एक मिनट, लेट मी सी द वीडियो ऑनलाइन. फाइन. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक है, जैसे इफ यू हैव सीन दिस पर्टिकुलर इमेज, आई शो यू. यस, आई होप अभी अच्छे से दिख रहा होगा. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद JRF 2023. देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू नीड टू नो बिफोर अप्लाइंग फॉर JRF. तो अगर आप ये एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, ये एक बार दे चुके हैं, कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपको किसी ने ना बताई हो या आपसे रह गई हो या आपने नहीं पूछी हो, तो वो सारी चीजें मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी. ठीक है. सबसे पहले दिस इज एवरीथिंग अबाउट मी. अगर आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते तो ये सब कुछ मेरे बारे में है. ठीक है. आप आराम से इसको बाद में देखिए. अब ये याद रखना, JRF का लिमिट होता है 30 ईयर्स बेटा. अगर आप 30 ईयर्स के बाद JRF देना चाहते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल. हाँ, कुछ कंसिडरेशंस हैं, वो मैं बता दूंगी. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं है. आप जब चाहो तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो. बट फॉर JRF इट इज 30 ईयर्स. मेक श्योर यू रिमेंबर. ठीक है. JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर JRF और नेट दोनों अलग अलग पेपर हैं. जी नहीं, JRF और नेट सेम पेपर है. इट इज द सेम पेपर, राइट. तो जो फॉर्म निकलते हैं ना बेटा, फॉर्म में वो स्पेसिफिकली पूछेगा अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF या अप्लाइंग फॉर ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर. हमेशा याद रखना, आपको हमेशा टिक करना अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF. अगर आप JRF के लिए टारगेट कर रहे हो तो, और बाई चांस आप सिर्फ और सिर्फ नेट क्लियर करना चाहते हो तो आप सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करना. बट इफ यू आर 30 ईयर्स ऑफ एज, ऑलवेज चूज JRF. वाई? अगर सपोज दो कट ऑफ निकलेगी बेटा, नेट और JRF की अलग से. ठीक है. सपोज नेट की निकलती है 60%, JRF की पक्का जाएगी 65%. ठीक है. तो जो मेरिट में आते हैं या जो टॉप मोस्ट में आते हैं उनका JRF निकलता है. अगर आपका नेट क्लियर हो गया, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपका 65% आया ना, ठीक है, तो आपका JRF हो जाएगा. JRF में आपको फेलोशिप मिलती है. एनीबडी हु नोज फेलोशिप? अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ. फेलोशिप मीन्स यू विल गेट फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट टू डू योर PhD. लाइक अराउंड 32,000 पर मंथ यू आर गोइंग टू गेट फॉर नेक्स्ट 5 years टू कंप्लीट योर PhD. तो दिस इज वन ऑफ द गुड मॉनेटरी बेनिफिट्स यू आर गोइंग टू गेट. अगर आपको फेलोशिप चाहिए तो आपको JRF क्लियर करना पड़ेगा. और हाँ, अगर आपने सिर्फ ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर पे क्लिक किया है, ठीक है, और उसके बाद आपका JRF भी क्लियर हो गया, तो भी कोई फायदा नहीं, आपको JRF की अमाउंट नहीं मिलेगी. आई होप दैट इज क्लियर. ओके. नाउ दिस इज द एज लिमिट. अगर आप if you belong from scheduled caste or scheduled tribe, other backward caste, if you're a woman or persons with disability or transgender, you'll get 5 years more. Okay, so 30 की जगह plus 5 years, 35 years तक आप apply कर सकते हो for JRF if you are any one of these. Then if you have served the armed forces, then also 5 years. If you have research experience, then 5 years, and LLM डिग्री मिलती है तो 3 years. ठीक है. अब जो अगर आप नेट का या what do you say अप्लाई करना चाहते हैं नेट या JRF, then this is the minimum criteria or minimum eligibility for this examination. In masters you need to get 55% for general category, 50% for ST, SC, OBC, PWD. और हाँ, ये combined है बेटा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टोटल मिला के. ठीक है. Then 50% of aggregate masters और equivalent degree for PhD holders. ठीक है. तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, it's better you apply for this particular thing and you're going to have 55%. अगर आपका aggregate 55% है या उसके ऊपर है मास्टर्स में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो. ओके. This is the application fees. For journal it is 1000, OBC 500, SC, ST, PWD and transgender 250. Okay. Yes, this is the marking system. Total 150 questions आएंगे in your examination hall. 150 questions will consist of 2 marks each. हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा. So सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मतलब सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे. So ultimately 150 questions multiplied by 2, you're going to get 300. Out of 300 you need to score. फर्स्ट पेपर जो सबके लिए कॉमन है, that is for 50 questions, 100 marks. सेकेंड पेपर जैसे आपका स्पेशलाइजेशन है, कॉमर्स हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, एनीथिंग, दैट इज ऑफ 200 marks, 100 questions. So you are going to sit for 3 hours, 3 continuous hours. एक सिंगल सेशन होता है, कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम होता है. 150 क्वेश्चंस होते हैं 300 मार्क्स के लिए. नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्के मारने हो तो आप मार सकते हो.
अभी तक अगर किसी को प्रॉब्लम हुई, कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हो। एनटीए यूजीसी नेट का ऑफिशियल साइट ये है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको, कोई भी वेबसाइट, कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी व्हाट्सएप, इन सब से मिलती है, तो एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे चेक कीजिए। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे वो इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब ही है कि भाई वो वेबसाइट एलिजिबल है या वो वेबसाइट सही है, वरना वो वेबसाइट गलत है। क्लियर? 1 सेकेंड एवरीवन। ना ये रहा आपका पेपर 1 के पूरे टॉपिक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और ये सारी चीजें। और ये इसका डिटेल्ड सिलेबस है जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा, एंटायर सिलेबस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, अगर यूजीसी नेट पेपर 1 की बात करें तो वी हैव 60% टॉपिक्स। We have 60% topics practical and 40% topics practical है। फोर्टी परसेंट टॉपिक्स प्रैक्टिकल है, 60% टॉपिक्स थ्योरी है। ठीक है, तो थ्योरी में टॉपिक्स कौन से आते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, कम्युनिकेशन आएगा, आईसीटी आएगा, पीपल एंड एनवायरनमेंट आएगा और हायर एजुकेशन आएगा। तो ये पूरे 6 यूनिट्स हैं जो आपका थ्योरी बनाते हैं। प्रैक्टिकल की बात करूं तो यू हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये 4 यूनिट्स आपके प्रैक्टिकल बनाते हैं। सो ये आपका कॉम्पोजिशन हो गया। देन इजी टॉपिक्स आपके लिए होंगे, हमेशा याद रखना, कम्युनिकेशन सबसे छोटा टॉपिक है तो ये सबसे जल्दी खत्म हो जाएगा, सबसे इजी है। रिसर्च और टीचिंग, क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको कुछ रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, दीज आर ऑल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। ठीक है, ये सारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। प्रैक्टिकल टॉपिक्स में आपके आएंगे, ये इसका रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। यू नीड रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस। रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे आप इसमें पास नहीं कर सकते बेटा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मैथमेटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन का हर बार 5 सेट का क्वेश्चन आता है। सो प्लीज हर रोज आप प्रैक्टिस करना चालू करो। ओके, नाउ डिफिकल्ट या टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स आपके हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट। ये सारे आपको क्रैम करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। दीज आर द बुक्स जो आप रेफर कर सकते हैं अगर आपको एनटीए यूजीसी नेट की अच्छी प्रिपरेशन करनी है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी केवीएस मदान सर की बुक, बिकॉज आई थिंक केवीएस मदान सर की 5th या 6th एडिशन है, तो उनका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है और उनकी बुक्स काफी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होती है, आप अमेजोन पे भी परचेज कर सकते हो। उसके अलावा यू हैव मोर ऑप्शंस लाइक हरप्रीत कौर, ट्रू मैन और अदर स्टफ एज वेल, राइट। अब हम सीधा जाते हैं टूवर्ड्स टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो आपने नहीं देखे होंगे, आई विल जस्ट शो यू। टॉपिक्स नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस बट आज इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये सिलेबस में नहीं है बट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लाइक डेलकोन्स मॉडल हो गया, गैगेंस्टाइन मॉडल हो गया, ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ टीचिंग, एंड्रोगॉगी, पेडागॉगी, हेडागॉगी। और इसके अलावा भी देयर कैन बी एन नंबर ऑफ टॉपिक्स जो सिलेबस में नहीं है बट दे आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो इफ दैट इज द केस वी आर गोइंग टू डू ऑल दीज टॉपिक्स, डोंट वरी, हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टीचिंग। ठीक है, अब टीचिंग क्या होता है, व्हाट इज टीचिंग? ठीक है, टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच, याद रखना इसमें 3 चीजें हैं, लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू अटेन अ प्री डिटरमाइंड गोल। तो टीचिंग में एग्जैक्टली है क्या बेटा? इफ आई कुड टेल यू, टीचिंग में वी have a teacher, है ना, then we have a lot number of students। ठीक है, और टीचर और स्टूडेंट के बीच में there are n number of things like syllabus, right, then we have content, we have books,
कम्युनिकेशन, एग्जाम, राइट। ये सारी चीजें हैं और अल्टीमेटली ये सारी चीजें क्यों हैं? बिकॉज स्टूडेंट और टीचर मिलके एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, जो कि है एग्जाम को क्लियर करना। यस, आप लोग आज यहाँ बैठे हो तो इसलिए बैठे हो क्योंकि आप NTA UGC नेट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो या GRF का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। मैं आज यहाँ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपना एग्जाम क्लियर करो, उसमें मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प कर पाऊँ। Yes, so ultimately I am the teacher here, you are the students here, and we have YouTube. Okay, we have this content, we have this board, we have this writing and everything, right, which is helping us to interact. Okay, तो यहाँ पर व्हाट इज दिस बेटा? दिस इज बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग क्या है बेटा? टीचिंग एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चर मीन्स वेरिएबल बेटा, वेरिएबल मीन्स वेरियस एलिमेंट्स, कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित तरीके से आयोजित किए जाते हैं। तो ये है उसका मेन डेफिनेशन, एक बार इसको गो थ्रू कर लो। टीचिंग इज अ डिसिप्लिन्ड सोशल प्रोसेस इन विच टीचर इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ लेस एक्सपीरियंस्ड पीपल एंड हेल्प्स हिम और हर डेवलप अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड आइडियाज ऑफ द सोसाइटी। इन द लास्ट डेफिनेशन, जो भी लास्ट डेफिनेशन दिया हुआ है, इसमें याद रखना एक बात बोली है कि टीचिंग इज रिड्यूस्ड और लिमिटेड टू व्हाट टीचर टीचेस, कि भाई टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो टीचर पढ़ाती है वही होता है। नहीं, जरूर नहीं। स्मिथ सर ने ये बोला है कि टीचिंग कैन बी कैरिड आउट विदाउट अ टीचर। इसका मतलब ये है कि टीचिंग बिना टीचर के भी हो सकता है। टीचिंग क्या है? बिना टीचर के भी हो सकता है। तो जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई विल शिफ्ट दैट साइड बिकॉज शायद मेरे पीछे की तरफ जो है वो आपको नहीं दिख रहा है। अब ठीक रहेगा, ठीक है। तो टीचिंग कैन बी कैरिड आउट विदाउट अ टीचर, इसका मतलब ये है कि अगर टीचर ना हो तो भी बच्चा पढ़ सकता है। कैसे? बच्चा ऑब्जर्वेशन के थ्रू पढ़ता है। बच्चा जैसे आप किसी बच्चे को गलत बातें नहीं सिखाते, बुरा व्यवहार करना नहीं सिखाते, गाली देना नहीं सिखाते, कोई नहीं सिखाता, राइट? फिर भी बच्चा सीखता है। कैसे सीखता है? ऑब्जर्वेशन से, किसी और को देख के। तो याद रखना, अगर बच्चा कुछ भी सीखता है तो जरूरी नहीं वो टीचर से ही सीखा हो, वो ऑब्जर्वेशन से भी सीख सकता है। तो याद रखना, स्मिथ सर ने कहा है और ये कंसेप्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचिंग कैन नॉट बी कैरिड आउट, सॉरी, टीचिंग कैन बी कैरिड आउट विदाउट अ टीचर, सो दिस इज बाय ऑब्जर्वेशन। आई होप दैट इज क्लियर, राइट? कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, आज हम कंसेप्ट ऑफ टीचिंग करके क्लास क्लोज करेंगे। आज हमने सिर्फ और सिर्फ किया इंट्रोडक्शन टू टीचिंग, कि हमारे पेपर 1 में क्या क्या आएगा, कितने यूनिट्स हैं और वो सब डिस्कस किया। टीचिंग क्या होता है वो डिस्कस किया, कंसेप्ट क्या होता है वो डिस्कस किया। कल जब हम मिलेंगे, कल हम कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक डिटेल टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो थोड़े टेक्निकल टाइप के आएंगे, तो इसको हम डिटेल में कल करेंगे। आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग में 2 आता है बेटा, फॉर्मल टीचिंग और इनफॉर्मल टीचिंग। अब फॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल मतलब जब स्कूल, कॉलेजेस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कोई प्रोफेशनल जगह पे एक फैकल्टी या एक प्रोफेसर, टीचर, इस तरह से कोई फॉर्मल फैकल्टी होती है जो बच्चों को पढ़ाती है, तो उस सिस्टम को हम लोग फॉर्मल टीचिंग कहते हैं। बट अगर मैं इनफॉर्मल टीचिंग की बात करूं तो ये किसी फैमिली में, कम्युनिटी में होता है। ये बच्चे के इनिशियल एजेस में ज्यादा होता है, जहां पर बच्चा क्या करता है कि आई कुड से अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल टीचिंग होता है। इनफॉर्मल टीचिंग बेसिकली इज कैरिड आउट बाय रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड यूजुअली इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे अगर सपोज आपके पेरेंट्स आपको चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, खाना खाना सिखाते हैं, तो उसके लिए वो लोग फीस तो चार्ज नहीं करेंगे, नो, दैट इज इनफॉर्मल टीचिंग, जो आपके घर पे होता है, जो आपका इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट फॉर्मल टीचिंग, तो फॉर्मल टीचिंग इज कैरिड आउट बाय पेड प्रोफेशनल्स
और यहाँ पर इट इज टेकन बाय अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट और स्कूल। ठीक है, तो ये रहा शिक्षण की अवधारणा। तो औपचारिक और अनौपचारिक होता है, तो आप इसको एक बार आराम से पढ़ सकते हैं। औपचारिक मतलब जब आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो औपचारिक शिक्षण हो गया। वेर एज जब आप घर में अपने बच्चों को समझाते हैं कोई चीज, या बच्चा अपने माता पिता फ्रेंड से सीखता है, तो उसे हम अनौपचारिक कहते हैं।